All right. Hi, everyone. Good evening. Hi, Tanmay. Hi, Aditya. Hi, Shreya. Good evening, Harsh. All right. So, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आज से डाउट्स लेंगे. लाइक आई डू प्लान टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो, बट हाँ, आज का प्रायोरिटी हमारा डाउट डिस्कशन रहेगा, बिकॉज आई वुड रियली वांट टू गेट अ लुक एट द प्रॉब्लम सॉल्विंग विच यू आर एबल टू डू. थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस अपन लोगों ने खास कुछ डिस्कस करे नहीं है ना. लाइक वी हैवंट डिस्कस्ड any questions, we haven't come across what kind of doubts you have. So वैसे तो आज के डाउट डिस्कशन में मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विल बी अबाउट दीज 4 पॉइंट्स. ठीक है, तो इनफैक्ट लेट मी काइंड ऑफ कॉपी देम अप ओवर in that doubt section, because this is what you need to take care of while solving the doubts. अच्छा, इसके पहले का होमवर्क आप लोगों के साथ डिस्कस हो गया है मेरा. इसके पहले जो मैंने होमवर्क दिया था, इसके पहले का होमवर्क क्या था? डू यू रिमेम्बर? लेट मी आल्सो ओपन अप डीपीपीज. यस, ठीक है. डीपीपीज में देखो थोड़ा ये है कि उसमें क्या सॉल्यूशंस मेंशन रहते हैं नीचे, तो देयर इज सम रिस्पाइट देयर. बुकलेट में बताओ मुझे, बुकलेट में मैंने आप लोगों के साथ में एफबीओ डिस्कस करा था, आई थिंक. ठीक है, एफबीएस बाकी रह गया था, करेक्ट. हाँ हाँ हाँ, तो मैं वो एफबीएस के क्वेश्चंस भी यहाँ पे उठा के रख लेता हूँ, सो दैट सो ये एफबीएस के ये थर्मोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस थे, एज वेल एज दीज वर दोस क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट लास्ट टाइम का होमवर्क एज वेल. हाँ, होमवर्क डिस्कस करते हुए चलेंगे, तभी वी विल बी इन अ बेटर स्टेट. ठीक है, तो आज के लिए आप सबसे पहले मुझे like in fact let me put this in priority order. ये पिछली बार का नहीं, पिछली बार का एफबीएस था एंड इस बार का एफबीओ. ठीक है, इनको अभी मैं प्रायोरिटी पे रख लेता हूँ. ठीक है, एंड पहले इनका डाउट डिस्कशन कर लेते हैं. सो सबसे पहले आप मुझे ये जो लास्ट टाइम का एफबीओ था, इसके डाउट्स बता दो. लास्ट टाइम का एफबीएस जो था, लेट मी नो इसमें क्या क्या डाउट्स हैं आपके, ये डिस्कस कर लेते हैं. फिर ये एफबीओ के डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन लेट्स सी हाउ मच टाइम डू वी हैव एट आवर डिस्पोजल. हाँ, एफबीएस के फ्रॉम द प्रीवियस होमवर्क. आप लोग होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले तो ये बताओ मुझे. हाँ, ठीक है. 46 भेजा है ऋग्वेद ने, एंड 11th भेजा है कृतिष्का ने. ऑल राइट. नहीं, आपको देखो जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ उतना आपको आना चाहिए. मतलब आई एम ऑलरेडी cutting down on the homework as compared to what I generally give, because I can understand अभी आप लोगों का थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, एमटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सब चीज़ें रहेंगी. बट प्लीज़ लेट मी बी क्लियर ऑन दिस, एमटी के बाद में थोड़ा खींचना पड़ेगा आपको.
अभी क्योंकि मैंने FBO FBS के क्वेश्चन दिए हैं, गेट इक्विप्ड मेंस, गेट इक्विप्ड टू एडवांस, इन सब सेक्शन के तो होमवर्क के क्वेश्चंस दिए ही नहीं है मैंने। एनीवेज, आप ये FBS में बस 2 ही डाउट्स हैं, 46 एंड 11। ऑलराइट, देन ये FBO वाले सेक्शन में बता दो। ऑलराइट, FBO वाले में ऑलरेडी कुछ डाउट्स तो ये भेजे थे इसने, यश ने क्या क्या भेजा था, 47 एंड 63। अरे ये तो एक्सेप्ट क्वेश्चंस है ना, तो ये नहीं करने थे राजा। तुम अंग्रेजी नहीं समझते क्या? यहाँ से यहाँ तक करना था, एक्सेप्ट दीज क्वेश्चंस। तो मुझे उनमें से डाउट पूछ रहे हो। अच्छा, देन वी हैव 49, 50, 53, 55, ओके, 58, 59, 60, 64, 65 एंड 66। बाप रे बाप, सभी करा दिया तुमने तो मुझसे। 48 बचा था, ये भी पूछ लिया। 48, 49। ठीक है, देन 53 नहीं, ठीक है, साहिल ने भी पूछा है 53, हर्ष। तो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो एक बार क्विकली ये पुराने FBS के जो क्वेश्चंस थे उनका मैं फर्स्ट सॉर्ट आउट कर देता हूँ। FBS में ये कौन से थे, 11, 20 एंड 46। 11, 11, 11, 11वां क्वेश्चन। ये डोंट यू थिंक हमने क्लास में करा था? Wasn't this a question that we did in class? नहीं, क्लास में करा था ना? हाँ, तो फिर एक बार आप कृतिष्का एक बार वापस से जाके देखना, ये अपन ने क्लास एग्जाम्पल्स में करा हुआ है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट क्योंकि एक बार आप देखोगे हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग फेज चेंज कैसा रहेगा, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, 20th क्वेश्चन, 20th तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये तो आपको डेल्टा E और डेल्टा H का रिलेशनशिप बताएगा ना। लाइक फॉर दिस रिएक्शन, डेल्टा Ng का वैल्यू आप देखोगे 1 है, तो डेल्टा H कितना होगा, डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT, राइट। एंड मुझे लग रहा है कि आपने जो गड़बड़ करी है वो यूनिट्स में ही करी है। ठीक है, क्या गड़बड़ करी है यहाँ पे नोटिस करना। -14.2 इंटू 1000, ठीक है, ये कैलोरी में आ गया आपका आंसर। डेल्टा Ng का वैल्यू 1 रहेगा, R का वैल्यू कैलोरी पर मोल केल्विन में लेना 2, and temperature 298. So this will give you the value in calories, and if you will divide the entire value by 1000, ठीक है, तो आपका किलो कैलोरी में आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक दिस इज व्हाट द एरर वुड हैव बीन, जिसकी वजह से आपका आंसर मैच नहीं करा। ये चारों में एरर रहेंगे आपके, केयरलेस मिस्टेक्स इन्हीं में निकलने वाली है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज अब आपको ध्यान में आ रहे हैं, और एटलीस्ट अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप नोट्स में जाके इन फॉर्मूलाज को कैप्चर कर पा रहे हो। ठीक है, देन क्या कह रहे हो गौरव, 22, 22, isn't 22 also something that we did in the class? ये 22 वाला, अच्छा ठीक है,
देन 46th में कौन सा था? हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है at a constant pressure and this is found to be this much calories. हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है, तो ये QP और ये QV के बीच का रिलेशनशिप क्या होता था? डेल्टा H was equal to delta U plus delta NGRT, and this is what we had learned, that heat exchange under constant pressure conditions is QP, heat exchange under constant volume conditions is QV, right? एंड डेल्टा NGRT आपको निकालना रहेगा, तो आप ग्लूकोज के कंबशन रिएक्शन के ऊपर फोकस करो. C6H12O6 solid plus O2 gas is going to give you 6U2 gas plus 6H2O liquid, and ये 12, तो इससे आपका डेल्टा Ng कितना आ जाएगा? 6 plus 0 minus 0 plus 12, तो you get -6. ठीक है, सो ये डेल्टा Ng का वैल्यू आपका आ जाएगा. एंड देन नाउ अभी यूनिट्स का भी ध्यान रखना, मतलब अगेन बिकॉज यहाँ पे कैलोरीज में बात चल रही है, तो R का वैल्यू 2 लिखना. ठीक है, दैट वुड बी द लर्निंग. ऑल राइट, अब नेक्स्ट 48, 49, 50. ओके, FBO में आ जाते हैं. अब थर्मोकेमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस है. 48, 49, 50. ठीक है, चलो एक एक करके बताओ कहाँ पर अटक रहे हैं हम लोग. नाउ पहले 48th क्वेश्चन पे आ जाओ. 48th क्वेश्चन में कैसा रहेगा? फॉर द कंबशन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑल्टरनेटिव. नाउ इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, इसका डेल्टा Ng कितना आ रहा है? -3/2. करेक्ट, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng -3/2 आ रहा है. सो व्हाट डज दिस मीन? डेल्टा H minus delta E is delta NGRT, and this value is negative, so that means delta H minus delta E is less than 0, so that means delta H is less than delta E. इतना सा मैथ नहीं कर पाए आप? थोड़ा तो देखो स्ट्रगल करना सीखो क्वेश्चंस के साथ में. मतलब इजी क्वेश्चंस पे आप अगर जल्दी गिव अप मार दोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, बिकॉज जेई में क्या है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते ना. सो ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मार के काम चला रहे हो. आपको ऐसे नए नए क्वेश्चंस जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा रहेगा, बट उन पे गिव अप नहीं मारना है. मेक श्योर दैट खुद से लेके आ रहे हो आंसर्स, एंड तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा. 49th क्वेश्चन पे नोटिस करो. N2 plus 3H2 giving 2NH3, एंड आपसे इस रिएक्शन का डेल्टा H बता दिया है. नाउ डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला that delta H reaction is sum of delta H naught formation of the products minus sum of the delta H formation of reactants, right? and यहाँ पर अभी आप नोटिस करोगे, राइट, इस केस में कैसा हो गया है? What has happened in this case? जो reactants हैं, are those elements in their most stable naturally occurring forms, N2 and H2, right? तो यहाँ पर in this case these are elements in their most stable naturally occurring form. N2 and H2. तो ये तो आपका 0 हो गया, तो आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना आ गया? सेम,
22। नहीं सुमित, मैं यही चेक करना चाह रहा था। कोएफिशिएंट भूल गए क्या? यहाँ पे जल्दबाजी किस चीज की है बाबा? देखो ना यहाँ पर, कोएफिशिएंट भी तो लगाना रहेगा ना। यही देखो, मैं बता रहा हूँ, यही चार चीजें हैं। मतलब जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आया वो तो ठीक है, भगवान भरोसे हैं, बट जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, वो इन्हीं सब चीजों में गड़बड़ करेंगे। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री की चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पर, तो इनको आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो गड़बड़ हुई वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हुई। मेरा करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, मेरा करेक्ट आंसर -11 रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ऑल राइट, देन अब 50th क्वेश्चन क्या है? 50th क्वेश्चन में हल्का सा लैंग्वेज का ही तो खेल है। किलो जूल पर मोल को किलो जूल पर ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या दिक्कत है? CH4, C2H4, C2H6, राइट? इनके लिए आपको डेटा किलो जूल पर मोल में दिया जा रहा है कि इनका हीट ऑफ कंबशन कितना है, -890, -1411, -1560। तो एक मोल के लिए इतना हीट रिलीज होगा, राइट? तो पर ग्राम कितना हो जाएगा? यू डिवाइड बाय देयर मोलिकुलर वेट्स। 890 डिवाइड बाय 16 -1411 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? 28 -1560 डिवाइड बाय 30। तो ये पर ग्राम बेसिस पे आंसर आ जाएगा। इसमें क्या था? ये हर चीज तो स्पून फीड नहीं करी जा सकती ना। इतना बेसिक वर्किंग तो आपको आना चाहिए। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि ये चीजें आप समझ रहे हो। आप कैलकुलेट कर लो किसका क्या वैल्यू रहेगा। लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाँ, सी ऑप्शन की आ रही है पर ग्राम बेसिस पर, तो करेक्ट। देन 53, 55, ये देखते हैं 53rd में। 53rd, चलो ठीक है, 53rd फिर भी मैं एक बार के लिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि ठीक है, ओके, डाउट है। मे बी द लैंग्वेज इजंट दैट क्लियर दैट यू आर एबल टू टेल द आंसर। तो यहाँ पे नोटिस करना दैट 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is equivalent to 1560 kilojoules. Now 50%, ठीक है, ऑफ दिस 1560 किलो जूल, ठीक है, 50% तो इवेंट के लिए यूज हो गया। whatever that event was, and remaining 50% has to be lost, ठीक है, by perspiration. So 50% will be used for perspiration or evaporation of water, right? So यानी कि 780 kilojoule should be equal to the number of moles of H2O evaporating into enthalpy of vaporization of H2O, right? Because this is in moles and this is in kilojoule per mole. हाँ, so you get your answer, 780 upon कितना है ये, 44। ये मोल्स आ गए आपके H2O के, बट मास पूछा हुआ है, तो मास कितना हो जाएगा? मोल्स को आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आया ये? इसमें किसी को डाउट है जिसने भी पूछा था ये क्वेश्चन? ऑल राइट।
अब कौन सा था 55, 55 पे फोकस करो 55। अच्छा 55 इज समथिंग विच इज जो अभी जस्ट अपन ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था ना। इट इज एग्जैक्टली दीज वर्ड्स, ठीक है, जो ये 46 क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज QP and heat of combustion at constant volume is QV, right? So this is what is happening in the 55th question exactly. ठीक है, heat of reaction at constant pressure is QP, which is your delta H, and heat of reaction at constant volume QV, which is delta U. करेक्ट, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। देन उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज डेल्टा NG RT, राइट। यहाँ पे डेल्टा NG RT कितना दिख रहा है आपको, 0+12 माइनस 0+15, ठीक है। गैशियस फेज पे कंसंट्रेट करना। आर का वैल्यू 8.314 एंड टेम्परेचर का वैल्यू 298, और 1000 से डिवाइड कर लेंगे ताकि किलो जूल्स में आंसर रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, देन 58, 59, 60, ओके, इनमें क्या हो गया। 58 मतलब नालायक, कल ही तो डिस्कस किया है। कल मतलब इनफैक्ट लास्ट क्लास में यही तो डिस्कस किया था मैंने। मतलब तुम लोग नोट्स एक बार पढ़ते भी नहीं हो क्या। 58 ही तो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भाई, द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ जरा क्या नहीं समझा इसमें, लेट मी ओपन अप दैट क्वेश्चन। इसमें क्या नहीं समझा, लेट मी नो। यही सोल्यूशन है आपकी आंखों के सामने जो है, बताओ साहिल, व्हाट इज इट दैट यू weren't able to get। साहिल, आवाज आ रही है मेरी, कैन यू हेयर मी प्रॉपर्ली। वेट कर रहे हैं सब लोग तुम्हारा, जानना चाहते हैं कि इसमें क्या नहीं समझ में आया। इतना फुटेज खा रहे हो तुम साहिल, जल्दी बताओ भाई। सुमित कह रहा है सिंपल है, मतलब साहिल क्या हो रहा है ये। हाँ हाँ, अब तो तुम कैलकुलेटर पे ही मिस्टेक ब्लेम करोगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, 59th क्वेश्चन पे आ जाओ। 59th क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 पूछा है। नाउ अब क्लासिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैनिपुलेशन ऑफ द गिवन डेटा, द गिवन इक्वेशंस टू फाइंड द अननोन, राइट। कैसे करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 का डेटा क्या रहेगा। इट इज 1 मोल ऑफ H2SO4, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स वगैरह सब मेंशन करने चाहिए थे क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन नहीं, उसको लाइटली ले लिया, तो ठीक है हम भी लाइटली ले लेते हैं। H2 प्लस सल्फर प्लस 2O2, ठीक है, यहाँ से बनना चाहिए। अब
इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से बनाना है फिफ्थ इक्वेशन। तो कैसे कैसे मेहनत लगेगी। अब आप नोटिस करना मुझे H2 चाहिए, कहाँ मिलेगा इन पहली चार इक्वेशंस में H2? सिर्फ फोर्थ इक्वेशन में मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या कोफिशिएंट 1 है? हाँ कोफिशिएंट 1 है, तो ठीक है, फोर्थ को एज इट इज लिख दो। ऑल राइट, फिर आओ सल्फर पर। सल्फर कहाँ प्रेजेंट है इन चारों इक्वेशंस में? सिर्फ फर्स्ट वाले में। क्या लेफ्ट हैंड साइड पर है? हाँ लेफ्ट हैंड साइड पर है। क्या कोफिशिएंट 1 है? हाँ कोफिशिएंट भी 1 है, तो ठीक है, एज इट इज लिख दो। फिर किस पे फोकस करना है? O2 पर। ठीक है, O2 फर्स्ट में प्रेजेंट है, सेकंड में प्रेजेंट है, फोर्थ में प्रेजेंट है। तो O2 को जाने देता है। ठीक है, इसको लेट इट बी। ये बहुत सारी इक्वेशन में प्रेजेंट है, इसके साथ में काम करने में मजा नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो O2 को छोड़ देते हैं। अगला ट्राई करते हैं। ठीक है, किस पे आएंगे अब? H2SO4 पे आ जाओ। H2SO4 कहाँ पर है? H2SO4 सिर्फ थर्ड इक्वेशन में प्रेजेंट है, अच्छी बात है। राइट हैंड साइड पे है, अच्छी बात है। क्या कोफिशिएंट 1 है? हाँ 1 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर दो। तो अब आउट ऑफ द फोर तीन एडजस्ट हो गए, तो चौथा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहिए तो चेक कर लो, नहीं तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करो और आगे कैलकुलेशन करके आंसर दे दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसको 1 को, 3 को और 4 को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, सेकंड का तो यूज ही नहीं आया। तो फिर क्या सेकंड इक्वेशन काम ही नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, देखना पड़ेगा ये तो थोड़ा सा। एक बार मैं 4 को, 1 को और 3 को ऐड कर रहा हूँ, तो आप नोटिस करोगे ये SO2, अच्छा SO2 तो कैंसिल आउट ही नहीं हुआ। अरे बाप रे। हाँ, तो इसमें अब मुझे, करेक्ट, इसमें मुझे SO2 को कैंसिल आउट करने के लिए, SO3 को कैंसिल आउट करने के लिए सेकंड को ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक एडिशनल थॉट आ गया। हाँ, हो सकता था कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हो सेकंड, बट जनरली देते नहीं है। देखो, मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है कि फालतू का डेटा नहीं देते हैं। 99.9999% केसेस में काम का ही डेटा दिया जाता है। तो इसीलिए फिर मेरे को भी यहाँ पे स्ट्राइक हुआ कि अरे, मतलब जनरली ऐसा होता है कि मैं आउट ऑफ फोर अगर तीन को बैलेंस कर लेता हूँ तो चौथा अपने आप ही बैलेंस आउट हो जाता है। बट यहाँ पर कैच वाज दैट सेकंड वाली इक्वेशन का डेटा यूज नहीं हुआ, तो देन आई एक्चुअली डिड लुक एट द इक्वेशंस एंड एडेड देम। 1, 3 और 4 को ऐड करा, तो समझ में आया कि SO3 SO2 ये सब कैंसिल आउट नहीं हुआ। तो फिर आपको यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऐड करके देखना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन आप ऐड कर दोगे तो फिर हाँ, ये फिर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज H2 प्लस S प्लस ये सारे O2 मिलाकर 2O2 हो गया, गिविंग H2SO4। नाउ इट मेक सेंस। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे समेशन वाला फॉर्मूला थोड़ा लग रहा है। ये सब आपको कोई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थोड़ा दिए हुए हैं। हाँ, मतलब इट इज अ गुड हैबिट, अगर आप एंड में देख लो कि कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, फाइनल इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है। मोस्टली तो बननी चाहिए, बट हाँ, ये कर डेटा पूरा यूज हो रहा है तो बन जानी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, देन
नेक्स्ट कौन सा था? 60, 64, 65। ओके 60 में अगेन क्वांटिटी का ही ध्यान रखना है, मतलब दैट इज द थिंग दैट यू आर वर्किंग विद। यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे, when a certain amount of ethylene was combusted, this much heat was evolved, and heat of combustion of ethylene is this much, right? So heat of combustion, these are defined on a per mole basis। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन में रहता है कि एक मोल को कंबस्ट करेंगे तो कितना हीट रिलीज होगा, राइट? सो इथाइलिन C2H4 plus O2 is giving CO2 gas plus 2H2O liquid, and ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, राइट? तो अब यहाँ पर आप नोटिस करना, 1 मोल, 3 मोल एंड कितना डेल्टा एच है, मतलब वैसे तो दिखा नहीं है नेगेटिव साइन के साथ में, बट कंबशन में इट इज हीट रिलीज्ड ओनली। ठीक है, तो अब ये कहना चाह रहा है कि अगर 6266 नहीं सॉरी 6226 किलो जूल हीट अगर इवॉल्व हो रहा है तो कितना अमाउंट का O2 लगा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिटरी मेथड लगा लो, उससे आपको मोल्स ऑफ O2 मिल जाएंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी मोल्स ऑफ O2 इनटू 22.4 लीटर। पेस की बुकलेट्स में सब 22.4 ही चलता रहेगा, ठीक है, ऑल्दो 22.7 हो जाना चाहिए एसटीपी। अच्छा नहीं, यहाँ एनटीपी लिखा है, हाँ ठीक है, फिर तो 22.4 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया कैसे करना था ये वाला? जिन जिन को आंसर नहीं आए थे प्लीज आइडेंटिफाई करते जाओ आप कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है, एंड हाईलाइट देम इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग नोटबुक, इन योर बुकलेट, दैट दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू वुड हैव टू अवॉइड। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप रिकैप करोगे तब ये वाली सब मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। 64, 65, 66, all right, 64, 65, 66। ठीक है, सिर्फ 65 अच्छा क्वेश्चन है, बाकी हो जाने चाहिए थे। चलो 64th में हो जाना चाहिए था, मतलब इसमें ऐसा अटकने तो नहीं चाहिए थे। लाइक इसमें आपको समेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना आप, डेल्टा एच रिएक्शन इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें ऐसा क्यों मुझे स्ट्राइक हुआ? बाय लुकिंग एट द डेटा, सामने सामने साफ साफ लिखा हुआ है, एंथैल्पीज के बारे में, रिएक्शन का दिया है, फॉर्मेशन का दिया है, तो वही स्ट्राइक करेगा ना। तो यहाँ पर कैसा रहेगा, आप नोटिस करो, 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 जो कि मुझे फाइंड करना है, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 which is given to is 4/3 टाइम्स x, है ना, ऐसा ही दिया हुआ है ना ये रेशियो, इसी को यूज किया है मैंने यहाँ पर, दैट आई हैव कॉल्ड SO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एज x, तो फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज 4/3x, एंड कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 1 into enthalpy of formation of CS2 plus 3 into 0। Why 0? Because ये तो प्योर एलिमेंट है ना, तो इसका तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 असाइन करेंगे, एंड ये आपको -265 दिया हुआ है, तो इससे आप x सॉल्व कर लो एंड गेट द आंसर। ठीक है,
अच्छा देन 65 में, हाँ ठीक है, 65 में थोड़ा सा what makes 65 question a bit tricky is the fact that, हाँ मैं करता हूँ गौरव, एक बार आप मुझे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद में रिमाइंड करना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। 63 मैंने दिया नहीं था, देखो यश, 63 वाला जो क्वेश्चन है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये चीज जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक प्रिंसिपल पढ़ोगे तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। एक ये 63rd क्वेश्चन भी है और एक आध क्वेश्चन और भी है, ये 61st क्वेश्चन जो है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। उसमें भी आप यही चीज सीखोगे दैट how reactions are shifted in one or the other direction by changing certain factors। ठीक है, वो है तो थर्मोडायनेमिक्स का एक्सटेंशन ही, बट अब क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ा नहीं है कॉन्सेप्ट, तो फिर जबरदस्ती उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं क्या करूँ, बाद में बता दूंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको उस चैप्टर की बुकलेट में मिलेंगे। हाँ, 65th क्वेश्चन पे नोटिस करना है यहाँ पर, 12 grams of carbon reacted with oxygen to form CO and CO2। तो यहाँ पर ये पैरेलल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी रिटन इन द फॉलोइंग वे। ऐसा मत करना, C+O2 गिविंग CO2 गैस प्लस CO गैस, ऐसा मत करना। ये चीज मैंने आप लोगों को, जो बच्चे मुझसे मोल कंसेप्ट पढ़े थे उस टाइम पर याद हो तो मैंने बताया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए when two parallel reactions are happening। Why should not we do it this way? What is the problem that happens if we write the reaction in this way? किसी को याद है? हाँ करेक्ट, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। सो यहाँ पर by writing the reaction in this way, what we assumed was that CO and CO2 are forming in 1:1 का रेशियो। हमने ये अज्यूम कर लिया ना, इनका कोफिशिएंट्स 1 1 लगाकर, दैट ये 1:1 की रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, shouldn't do this। So the correct way to deal with this will be keep them separate। एक रिएक्शन हो रहा है C+O2 is giving CO2 gas and इसका एंथैल्पी आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, आप नोटिस करोगे ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन is equal to enthalpy of formation of CO2, like they are the same reactions। ठीक है, कोइंसिडेंस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में होगा, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस that enthalpy of formation of CO का भी यही इक्वेशन है। ठीक है, enthalpy of formation of CO2 which will be the enthalpy of this reaction is equal to how much, minus 94.05 किलो कैलोरी। ठीक है, पर मोल, पर मोल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एक मोल के लिए डिफाइन हो रहा है। ठीक है, इतना वैल्यू। अब दूसरा रिएक्शन क्या है? दूसरा रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2। ठीक है, दैट इज गिविंग CO gas and this is enthalpy of formation of carbon monoxide which is the enthalpy of this reaction। Why? Because ये सब तो reactants है ना, इनका enthalpy of formation तो जीरो है क्योंकि ये elements हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको -26.41 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यहां तक का पार्ट समझ में आ रहा है? अब इसमें यहां पे नोटिस करना दैट टोटल 12 ग्राम कार्बन है। दिस इज टोटल 12 ग्राम्स।
It is reacted with oxygen and 75 kilocalorie of heat is liberated. यानी कि थोड़ा कार्बन ऐसे जा रहा है, थोड़ा कार्बन ऐसे जा रहा है, ठीक है, एंड ओवरऑल 75 किलो कैलोरी हीट इज बीइंग रिलीज्ड. तो मान लेते हैं यहाँ पर ए मोल्स गया, यहाँ पर बी मोल्स गया, राइट. तो एक इक्वेशन तो क्या हो गई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. और दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी, यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर पर मोल बेसिस पे 94.05 किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रही है, तो यानी कि 94.05 इंटू ए मोल्स क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं, इतनी हीट रिलीज होगी फर्स्ट रिएक्शन से, राइट. एंड सेकेंड रिएक्शन से कितनी हीट रिलीज होगी, 26.41 इंटू बी, एंड दिस इज इक्वल टू 75. ये 75 कहाँ से आया, क्वेश्चन में बोला ना, दैट 75 किलो कैलोरी ऑफ हीट वाज लिबरेटेड एंड नो कार्बन रिमेन्ड. ठीक है, तो इसको हमने यूज करा, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, इनसे आपका ए एंड बी आ जाएगा. once you get a and b, then you can get how much mass of O2. ठीक है, O2 रिक्वायर्ड कितना रहेगा, यहाँ पर अगर ये a मोल्स है तो दिस विल ऑल्सो बी a मोल्स एंड दिस विल बी b by 2 मोल्स. सो a प्लस b by 2 ये मोल्स रहेंगे, और मास आपका a प्लस b by 2 इंटू 32 से आ जाएगा. ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज आई वुड से कि वर्दी ऑफ डाउट. ऐसा नहीं है कि बाकी क्वेश्चंस डाउट पूछ लिए तो कुछ पाप कर दिया, बट ये वाला आई कैन, हाँ, understand if you did not get this question as answer, because it's a good question, it requires you to think in multiple concepts. हाँ, आप नेगेटिव साइन सब में लगा दो ना, यहाँ पे भी ये रिलीज हो रही है, ये भी रिलीज हो रही है, ये भी रिलीज हो रही है, सब रिलीज हो रहा है ना. तो मैंने ठीक है नहीं लगाया वहां पे, यहाँ पे भी लिबरेटेड लिखा हुआ है ना. टेक्निकली लगाना चाहिए बट कैंसिल आउट हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं लगाया. हाँ करेक्ट हर्ष, यहाँ पे देखो ना, रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स आर एलिमेंट्स ओनली ना, और एलिमेंट्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहता है, 0. ठीक है, तो खूब सारे कॉन्सेप्ट्स लगे इस क्वेश्चन में, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वर कंबाइंड एंड यूज इन दिस क्वेश्चन, तभी आप इसका आंसर लेके आ पाओगे. ठीक है, ऑल राइट देन, लास्टली एक 66th क्वेश्चन देख लेते हैं. 66th क्वेश्चन में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच एंड डेल्टा ई बराबर होंगे. ये तो आना चाहिए था, इसमें क्या है, इसमें कहाँ अटक गए, डेल्टा एच और डेल्टा ई का बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, राइट. तो ये कब होगा कि डेल्टा एच एंड डेल्टा ई बराबर हैं एक दूसरे के, व्हेन डेल्टा एन जी इज 0. तो लुक एट विच ऑप्शन हैज डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 एंड गेट द आंसर. दैट्स इट, इसमें क्या करना था. ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को. आज के लिए इतना कर लेते हैं, बचे हुए डाउट्स नेक्स्ट क्लास में हैंडल कर लेंगे. ठीक है, ऑलराइट, चलो थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं आज का. सो यहाँ पर अब नोटिस करना, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट हम लोग, ठीक है, गिव मी जस्ट 1 मिनट, लेट मी रिमूव सर्टेन आंसर्स, फिर मैं वापस से शेयर करता हूँ आपके साथ में. क्या हो गया,
ऑल राइट, ठीक है। सो इन लास्ट क्लास आप लोगों ने नोटिस किया था, मैंने एंथैल्पीज आप लोगों के साथ में डिस्कस करना शुरू किया था, और हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ कंबशन के ऊपर लास्ट क्लास में टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आई थिंक ये दो एंथैल्पीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। एंड आई डिड ऑल्सो पॉइंट आउट दैट हम लोगों ने और भी एंथैल्पीज पढ़ी हुई हैं। सो फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर, इफ यू रिमेंबर, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट? तो उन सब के भी टेक्निकल डेफिनेशंस आई एम श्योर आपको याद होंगे। अगर नहीं याद होंगे तो आप डेफिनेटली अभी एमटी के लिए रिवाइज जरूर कर रहे होंगे। Now, there are some other enthalpies also, some other standard enthalpies, which are part of your syllabus and are expected from you that आपको ये याद होंगे. So, उसी में next आ रहा है enthalpy of neutralization. So, as you can rightly guess from its name, that neutralization is a reaction happening between acids and bases. तो यहाँ पर notice करना, when we talk about this enthalpy of neutralization, how it goes, the definition is that when 1 mole of H2O is formed, ठीक है, when 1 mole of H2O is formed, इसमें bases जो है वो H2O लेते हैं, उसका 1 मोल फॉर्म होना चाहिए due to a neutralization reaction between acid and base, that is called as enthalpy of neutralization. Now enthalpy of neutralization में heat released होती है, because most of the cases में it is heat released only. Some इक्के दुक्के exceptions are there, but in most of the cases heat of neutralization is heat released only. राइट, इनफैक्ट शायद आप लोगों ने लैब में एक्सपीरियंस भी किया होगा। खैर अब तो क्या है, आप लोगों को लैब की शक्ल देखे हुए जमाना हो गया होगा, बट जैसे आप टेस्ट ट्यूब में एसिड एंड बेस को कंबाइन करते हो, एंड इफ यू टच द, नहीं नहीं यार जले पर नमक नहीं लगा रहा मतलब आई होप आप लोगों को मिलेगा, लाइक सून यू विल बी एबल टू गेट एक्सेस टू ऑल थिंग्स बट अभी इनफैक्ट आप लोगों को तो लैब के प्रैक्टिकल्स भी ऐसे वीडियोस देख देख के करने पड़ रहे होंगे। अच्छा, किसी के स्कूल के खुलने की न्यूज आई है क्या अभी तक? 15 तारीख से किसका स्कूल खुल रहा है? 15 तारीख से? अच्छा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का तो कोई भरोसा ही नहीं है, वो तो मतलब ऐसे ही है। तारीख पे तारीख अच्छा। अच्छा, गवर्नमेंट का ऑफिशियल सर्कुलर निकला है 15 फेब। बट 15 फेब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में निकाला है, बिकॉज एजुकेशन इज काइंड ऑफ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो इसमें अच्छा महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर ने सर्कुलर निकाला है, ठीक है फिर तो अच्छी बात है। अगर लेट्स सी, 50% अटेंडेंस, हाँ मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं ना स्कूल्स के पास में, कॉलेजेस के पास में।
चलो देखते हैं. एनीवेज कमिंग बैक, यहाँ पर फोकस करो. We were talking about enthalpy of neutralization, and enthalpy of neutralization में as we were discussing that it is the heat released, ठीक है, when 1 mole of H2O is formed due to neutralization. अब यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का डिफरेंस क्या होता है एज कंपेयर टू वीक एसिड वीक बेस. दिस इज समथिंग दैट आई थिंक अब आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हो, तो ये डिफरेंस काफी क्लियर होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर दोज सब्सटेंसेज which when dissolved in water they undergo complete ionization. ठीक है, जैसे ये HCl है, इसको आप पानी में डालोगे तो it will completely dissociate into H plus and Cl minus. It is classified as a strong acid, whereas a weak acid would be undergoing partial ionization. जैसे आपने acetic acid पानी में डाला तो it will dissociate to a small extent and equilibrium आ जाएगा. ठीक है, हाँ हम लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेस को बाद में डिटेल में, pH calculations and all in chemical equilibrium chapter. chemical equilibrium के आगे एक चैप्टर रहेगा ionic equilibrium, उसमें हम लोग देखेंगे ये सब. बट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये डिफरेंस क्लियर है. तो यहाँ पे आप नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं, ठीक है, देन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, is a value which you need to remember, minus 57.1 kilojoule per mole or minus 13.7 kilocalorie per mole. Now, why is this value constant? Can anyone tell me? SA and SB stand for strong acid and strong base. तो strong acid and strong base के लिए मैं SASB वर्ड यूज करूंगा, weak acid weak base के लिए W है WB. So can anyone tell me why strong acid and strong base का neutralization is coming out to be a constant value? नहीं, 1 मोल तो आप जब वीक एसिड वीक बेस को न्यूट्रलाइज करोगे तब भी वीक एसिड वीक बेस बनेगा ही सही, सॉरी 1 मोल H2O बनेगा ही सही. तो दैट इजंट द रीजन. हाँ, हर्ष एंड गौरव का करेक्ट है आंसर, दैट बिकॉज दे आर गोइंग टू बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड. तो आप यहाँ पे नोटिस करना, आई हेल्प यू विजुअलाइज इट बेटर, दैट से फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं HCl एंड NaOH का रिएक्शन लिख रहा हूँ एंड ये NaCl plus H2O बन रहा है. इट इज एज गुड एज writing the reaction as H plus plus OH minus giving H2O, because यहाँ पर Na plus and Cl minus they are merely spectators, they aren't doing anything in the reaction. यहाँ पर ये एक सोल्यूशन था जिसमें H plus and Cl minus ions present है, ये एक सोल्यूशन था जिसमें Na plus and OH minus ions present है. इनको मिला दिया मैंने तो ये Cl minus और Na plus ions कुछ कर नहीं रहे हैं, ये अभी भी सोल्यूशन में ऐसे ही रैंडमली बस इधर उधर घूमते रहेंगे. What will actually be the reaction is between H plus and OH minus forming H2. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर instead of HCl and NaOH, had I taken some other strong acid and strong base, for example, had I taken here HNO3 and KOH, ठीक है, the answer would have been the same, like the actual reaction would have been between H plus and OH minus only. This NO3 minus ion and K plus ion would be spectator only. They wouldn't do anything in the reaction. They aren't participating in any bond forming or bond breaking process. समझ में आया? And this is because of the fact that these are completely ionized to start with.
क्लियर है? हाँ, सो करेक्ट पूर्णा। अभी इसमें दैट इज वेयर आई वुड वांट यू टू आंसर this question. What will be delta H of the reaction if 1 mole of H2SO4 is neutralized by 2 moles of NaOH? Na प्लस एंड Cl आपस में रिएक्ट करके कुछ NaCl फॉर्म नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो जस्ट आयंस के फॉर्म में रखे हुए हैं। NaCl भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कोई प्रेसिपिटेट थोड़ा ना बन रहा है। हाँ, प्रेसिपिटेट बन रहा होता तो फिर आई वुड हैव टेकन दोज इनटू अकाउंट। तो यहाँ पर कैसा रहेगा ये, यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट? और कितना मोल H2O फॉर्म हो रहा है? 2 मोल H2O फॉर्म हो रहा है, राइट? सो दिस इज एज गुड एज राइटिंग 2H plus aqueous plus 2OH minus aqueous is giving 2H2O liquid। ठीक है, तो इस केस में मेरा एंथैल्पी चेंज कितना हो गया? 2 टाइम्स -57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर किलो कैलोरी में करना है तो फिर 13.7 से मल्टीप्लाई करना था। समझ में आया? ठीक है, आई कुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन द अदर वे आल्सो। ठीक है, लेट्स से I could have asked the question in this way. क्या रहेगा इसका आंसर? The enthalpy of neutralization of the given reaction is साइन का, कोफिशिएंट का, सबका ध्यान रखना। देखो, हाँ करेक्ट यश। बाकी जनता भी आंसर दो। हाँ करेक्ट ये हर्ष। नहीं तन्मय। हाँ गौरव का करेक्ट है, सुमित का भी करेक्ट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट अमन? तो आप देखो ना, 2 मोल H2O से y किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रही है। डेल्टा H इज -y फॉर 2 मोल्स, तो 1 मोल के लिए कितना रहेगा? y/2, एंड दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज। ठीक है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू कीप अ चेक ऑन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में नोटिस करना। ये तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करा। ठीक है, अब आप नोटिस करना, अगर मैं वीक एसिड वीक बेस के बारे में बात करूंगा, या फिर अगर मैं कोई भी एक कंपोनेंट वीक कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले रहा हूं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं, या दोनों वीक कंपोनेंट है, वीक एसिड वीक बेस ले रहा हूं, तो जो ये हीट रिलीज होगी वो 57.1 से कम होगी। एंड ऐसा क्यों होगा? you can intuitively understand that some part of the heat will be used in ionizing the weaker component.
वीकर कंपोनेंट का बॉन्ड ब्रेक करना रहेगा ना, क्योंकि वो खुद से आयोनाइज नहीं है कंप्लीटली, तो उसके बॉन्ड ब्रेक करने में थोड़ी एनर्जी जाएगी, विच इज गोइंग टू रिड्यूस द नेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। ये स्टेटमेंट समझ में आया? ये इतना पार्ट समझ में आया आपको? अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख रहे हैं, यहां पर ऑब्जर्व करना। मैथमेटिकली कैसा है कि मान लो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को न्यूट्रलाइज करने में जो हीट रिलीज होगी, दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जितना यहां पर हीट रिलीज होगा माइनस, you can understand that there will be some heat required in ionizing the weaker component। ठीक है, तो यहां पर ये वाली जो वैल्यू है ये -57.1 थी, ये प्लस समथिंग हो जाएगी, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज विल कम आउट टू बी लेसर देन 57 पॉइंट समथिंग ना, 57.1 से कम हो जाएगा फिर, एंड दिस समथिंग इज कॉल्ड एज डेल्टा एच आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ, ये भी एक डेफिनेशन हो गई आपके लिए। This is called as enthalpy of ionization. What is the definition? You can say energy required to ionize 1 mole of energy required to ionize 1 mole of weak acid, और जो भी यहाँ पर क्या था, वीक बेस था ना, ये वीक बेस के लिए लिखा जा रहा है, तो 1 मोल ऑफ वीक बेस इन aqueous solution। ठीक है, आयोनाइजिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, मतलब जैसे ये NH4OH बेस है, वीक बेस है, तो इनटू NH4 प्लस एंड OH माइनस आयंस। ठीक है, नहीं नहीं, एक्वस सोल्यूशन के अंदर ही, एक्वस सोल्यूशन के अंदर ही डिफाइंड है ये सब। दिस इज नॉट सेम एज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड और अ वीक बेस। इट इज नॉट द सेम एज आयोनाइजेशन जो हम लोगों ने एलिमेंट्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा था, कि 1 मोल ऑफ गैशियस एटम, आइसोलेटेड गैशियस एटम, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, वो वाला नहीं है ये। हाँ, आयोनाइजेशन इज डिसोसिएशन, करेक्ट। तो इसको करेक्ट है, आप कई बार इसको आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन वर्ड भी यूज हो जाता है इसके साथ में। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज और डिसोसिएट 1 मोल ऑफ weak base in aqueous solution। ठीक है, हाँ, इसमें ये एक assumption जा रहा है that the weaker component has negligible ionization by itself। मतलब जैसे आपने HCl का सोल्यूशन लिया था, तो HCl में क्या था, 100% आयोनाइजेशन था, ये H प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट था, दैट वाज इट्स प्रॉपर्टी। व्हाट वी आर सेइंग यहाँ पर वीक बेस का सोल्यूशन है ना, ये NH4OH, तो ये NH4 प्लस एंड OH माइनस आयंस में प्रेजेंट है, बट बहुत ही कम, लाइक 0.001% खुद से गया होगा। Most of it is still in NH4OH form, like it is hardly dissociated। ठीक है, that is what the assumption here is। हाँ, डेफिनेटली इट इज नॉट ऑलवेज द केस, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन है वैसे बुकलेट में,
तो बुकलेट में एक क्वेश्चन है जिसमें लेट्स से वीकर एसिड 14% आयोनाइज्ड था और फिर आपसे डेटा पूछा है, तो वो कैसे करना होगा मैं उस क्वेश्चन के साथ में सिखाऊंगा आपको, बट नॉट टेकिंग दैट अप राइट नाउ राइट हेयर, बिकॉज अभी आई वांट टू कीप थिंग्स सिंपल. अभी आई वांटेड टू जस्ट टेक द नॉर्मल केस जहां पर वीक एसिड या वीक बेस isn't dissociating by itself, it has negligible dissociation by itself, and it requires to be completely dissociated as part of the reaction, and उसमें जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग डेल्टा एच आयोनाइजेशन या डेल्टा एच डिसोसिएशन बोलेंगे. इज दिस क्लियर? हाँ, इस चीज को आप डिराइव भी कर सकते हो, मतलब इंट्यूटिवली तो समझ में आता ही है कि हाँ मतलब why isn't the heat 57.1 kilojoules that is released, because some of it is going in ionization of the weak base. You can very well understand this from the same way that we used to talk about manipulation of the equations above, right? So if you talk about this reaction, strong acid weak base ka reaction, HCl plus NH4OH giving NH4Cl and H2O. So this can be written as ये HCl में Cl माइनस तो स्पेक्टेटर है, ये तो कुछ कर नहीं रहा है, राइट? ये एज इट इज सोल्यूशन में रखा रहेगा अभी भी और बाद में भी. तो आई कैन रीराइट दिस फर्स्ट इक्वेशन जो ये फर्स्ट को करस्पॉन्ड करिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले को, दैट स्ट्रॉन्ग एसिड इज H प्लस एंड दिस वीक बेस इज NH4OH. दे आर रिएक्टिंग टू गिव NH4 प्लस एंड H2O. ठीक है, Cl माइनस इज जस्ट अ स्पेक्टेटर. ठीक है. हाँ, NH4 प्लस इजंट अ स्पेक्टेटर बिकॉज यहाँ पर NH4OH वीक बेस था ना, तो ये OH माइनस के साथ अटैच्ड है. इट इज नॉट समथिंग विच इज अ स्पेक्टेटर. यहाँ पर एक्चुअली इसका बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है. एंड वी कैन राइट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन वाली इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन एज H प्लस एंड OH माइनस गिविंग H2O. और ये जो वीक बेस का आयनाइजेशन है इसकी थर्ड इक्वेशन ये रही आपके सामने, NH4OH गिविंग NH4 प्लस एंड OH माइनस, जो डिसोसिएशन है. एंड नाउ इफ यू ऐड द green and the red, if you add second and the third, you can clearly see that the first equation forms. हाँ, NH4 प्लस को इसलिए स्पेक्टेटर नहीं माना है क्योंकि NH4 प्लस ऑलरेडी आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं था ना, उसको तो आयोनाइज करना पड़ा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्पेक्टेटर आयन. समझ में आया ये? हाँ, इसी को आप लेट्स से, ये तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक कंपोनेंट के लिए लिखा है. अगर मान लो दोनों वीक कंपोनेंट होते, अरे बाबा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मुझे, रुको, चलो ऐसा कर रहा हूँ. ओके, यहाँ पर ध्यान से देखो. ठीक है, यहाँ पर let me use different colors for everyone's understanding. यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, what is it that I'm talking about, this spectator thing वाला पार्ट. तो ये मेरे पास एक वेसल है जिसमें HCl रखा हुआ है. तो इसमें HCl में क्या होगा, ये H प्लस आयंस रखे होंगे. ठीक है. एंड Cl माइनस आयंस भी रखे होंगे. क्यों? क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ऑटोमेटिकली उसके सारे के सारे आयंस प्रेजेंट है, मतलब इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड बिफोर इवन आई डिड द रिएक्शन. एंड मेरे पास यहाँ पर NH4OH सोल्यूशन रखा हुआ है. ठीक है, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक बेस है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इसमें देर आर हार्डली एनी आयंस. ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स ही हैं NH4OH के जो कि प्रेजेंट है इन द वेसल. खुद से आयोनाइज नहीं हुआ ये. ठीक है. अब इन दोनों को मिला दिया मैंने, तो मिलाने पर देखना मेहनत क्या होगी. मेहनत होगी H प्लस जो है वो जाके
NH4OH को अटैक करेगा, ठीक है, ये जाके इसको अटैक करेगा एंड बनाएगा NH4+ एंड OH- आयंस, सॉरी NH4+ एंड H2O, ठीक है। कैसे अटैक करेगा, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा, वो सब डिटेल्स हैं, वो सब छोड़ दो, मतलब हाउ इट विल गो, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज वुड हैपन, लाइक जो भी है यहाँ पर रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में। और ये Cl- क्या कर रहा था, ये Cl- पहले भी बैठा हुआ है और बाद में भी बैठा ही रहेगा ना, वो कुछ कर ही नहीं रहा, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन द रिएक्शन, दैट्स व्हाई Cl- वाज द स्पेक्टेटर आयन। NH4+ isn't spectator because NH4+ earlier was bonded to NH4OH and यहाँ पर ये bond break करना पड़ा ना, it was participating in this reaction। अभी समझ में आया? ठीक है, तो यहीं पर अब मैं आपको यही बता रहा था, ठीक है, मान लो अगर मैं दोनों वीक कंपोनेंट्स कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, दोनों वीक कंपोनेंट्स रहेंगे, वीक एसिड वीक बेस, तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये मैं कैसे लिखूंगा, इसमें मॉडिफिकेशन आ जाएगा दैट डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस would be equal to delta H neutralization of strong acid plus strong base plus delta H ionization of weak base प्लस एक और टर्म आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है। हाँ हाँ गौरव, वो H2SO4 में SO4 2- स्पेक्टेटर आयन होता, नाइट्रिक एसिड में HNO3 जो रहेगा उसमें NO3- आयन जो है वो स्पेक्टेटर रहेगा, राइट। तो वो सब चीजें तो ठीक है, अंडरस्टूड है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, लेट मी एक बार आंसर रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई करना एंड वी विल सी कितना समझ में आया है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑल राइट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं यश, आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर है एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, तो वी आर गोइंग फ्रॉम NH4+ सॉरी NH4OH टू NH4+ एंड OH-, राइट, दैट इज द रिएक्शन। अब वो डायरेक्टली जाएं इनडायरेक्टली जाएं डजेंट मैटर।
हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताओ मुझे। एंड मल्टीपल मेथड से भी कर सकते हो, need not just be stuck to one method. All right. So कैसा रहेगा, एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, दैट डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है। राइट, तो उसका फॉर्मूला कैसा था, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड is -57.1 plus delta H ionization of a weak acid. So इससे आपको delta H ionization of weak acid मिल गया, right? It comes out to be 7.1 kilojoule per mole. ठीक है। Then weak base is reacting with strong acid, उसका delta H neutralization आपको दिया है -40, and you remember this formula, the delta H neutralization of weak base with strong acid will be -57.1 plus delta H ionization of the weak base. तो इससे आपको delta H ionization of weak base मिल गया, which comes out to be 17.1 kilojoule per mole. एंड अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर दोनों कंपोनेंट ही वीक है, वीक एसिड वीक बेस का हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस वुड बी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। जो भी वीकर कंपोनेंट्स हैं उनका आयनाइजेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करने के बाद में हमारा आंसर बन जाएगा -32.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सार्थक, दिशा, अमय, पूर्णा,
एंड यश, आप लोगों का सही था, ध्रुवा का भी सही था, करेक्ट। तो अब नोटिस कर लो किसने कहाँ पर क्या मिस्टेक करी है। किसी ने मिस्टेक करी है तो किसी ने ब्लंडर करा है। तो आप नोटिस करो और समझो कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। समझ में आया? ऑल राइट। हाँ, आप करेक्ट अमेय, वैसे भी कर सकते हो। यू कुड हैव गॉन वाया द सेकंड मेथड, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेथड हाईलाइट करें। इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द इक्वेशंस, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, वो सब भी आप पूरा कर सकते हो। सो हियर इज द सेकंड मेथड आल्सो। तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है, पहला वाला डेटा है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एच ए विद स्ट्रॉन्ग बेस ओ एच माइनस, तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा? एच ए प्लस ओ एच माइनस गिविंग ए माइनस प्लस एच टू ओ। ठीक है, और इसका डेल्टा एच -50 दिया हुआ है, करेक्ट। देन वीक बेस BOH का स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब आप क्या लिख सकते हो? H प्लस लिख सकते हो। BOH विद स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन क्या होगा? B प्लस प्लस H2O, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, और इसका डेल्टा H का वैल्यू -40 दिया हुआ है। नाउ अब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इक्वेशन भी लिखना आता है, H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O, विच इज योर डेल्टा H3 विच इज -57.1 किलो जूल पर मोल। और अब आप इन तीनों को ऐड करोगे, 1 2 3 को ऐड करोगे, तो आपका हाँ नहीं, 1 2 3 को ऐड नहीं करोगे, 1 और 2 को ऐड करोगे और 3 को उल्टा करके ऐड करोगे। हाँ ठीक है, 3 को उल्टा करके ऐड करोगे, तो आपका ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा, विच इज HA प्लस BOH, वीक एसिड प्लस वीक बेस का न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मिंग B प्लस A माइनस एन H2O, and hence you will get the answer, the same answer, that is -32.9. First method is better if you remember the formula. Second wala method is the standard thermochemistry way in which you can solve all the problems. ये जो मेथड है ये आपका, लाइक यू कैन से फॉल बैक ऑप्शन है और विल ऑलवेज वर्क वाला ऑप्शन है। यू कैन मैनिपुलेट द इक्वेशंस टू गेट द अननोन। ठीक है, ऑल राइट, चलो इसी में अब थोड़ा वेरिएशन लेके आते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, let me remove the answers, give me one moment, let me remove the answers and then हम लोग बात करेंगे। ओके okay. All right, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। ओवर एंड अबव व्हाट यू हैव जस्ट स्टडीड, थोड़ा सा इसमें और लॉजिक लगेगा। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू कैप्चर इट।
ऑल राइट. हाँ, राइट है हर्ष, राइट अमन, राइट प्रथमेश, राइट यश, राइट शेखर. यहाँ पर सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर. कैसे आप लोगों ने सोचा? What will be the correct way of getting the answer over here? It would be concept of limiting reagent actually. Right? यहाँ पर आप देखो ना, मोल्स कैसे कैसे रहेंगे. यहाँ पर only 20 millimoles will react. ठीक है, 20 यूनिट्स लिख देते हैं. 20 यूनिट्स ऑफ वाटर विल फॉर्म ना. यहाँ पर कितना होगा? 10 यूनिट्स ऑफ वाटर विल फॉर्म, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के 10 ही मिलीमोल्स हैं. यहाँ पर 25 यूनिट्स, 25 मिलीमोल्स ऑफ वाटर विल फॉर्म. यहाँ पर 15 मिलीमोल्स ऑफ वाटर विल फॉर्म. तो जहां पे ज्यादा वाटर फॉर्म हो रहा है, वहां पे ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है. ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज भी ज्यादा हो रहा है. अच्छा, बेसिस दिस नाउ ये वाला क्वेश्चन आंसर करो. इसका क्या रहेगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? करेक्ट हर्ष, करेक्ट प्रथमेश, करेक्ट अमन, करेक्ट हर्ष. हाँ, राइट निशांत. नहीं नहीं, नहीं शेखर, नहीं साहिल, नहीं यश. हाँ विशाल, आपका भी सही है. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. कैसे? यहां पर आप नोटिस करना, कॉन्सेप्ट लगेगा Q इज इक्वल टू C डेल्टा T. नाउ बिकॉज ऑफ डबलिंग द अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, हीट रिलीज डबल हो गया, पर हीट कैपेसिटी भी तो डबल हो गया ना. जो टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन था वो भी डबल हो गया. एज अ कॉन्सिक्वेंस द चेंज इन टेम्परेचर विल बी सेम. समझ में आया भाई? ये ऑप्शन इज करेक्ट. इट्स मोर ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन रादर देन एनीथिंग एल्स. कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को आता ही है, इसमें ट्रिक ही छुपा हुआ है. समझ में आया?
नहीं नहीं, इसका टेम्परेचर बीइंग एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है. दैट इज नॉट द थिंग. मतलब जैसे आप यहाँ पर ऊपर नोटिस करोगे, ठीक है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में नोटिस करना, 72 वाले में, इन दिस, यहाँ पर भी Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी है. ठीक है, अब सारे ऑप्शंस में हीट कैपेसिटी सेम है. रीजन बीइंग, सबका आप नोटिस करोगे, सबका सम 50 ml आएगा. 20 + 30 50, 10 + 40 50, 25 + 25 50, 35 + 15 50. तो ये सब 50 ml के सोल्यूशन बना रहे हैं, तो हीट कैपेसिटी इन सबकी सेम ही है. इट इज जहां पर हीट रिलीज हायर था, क्योंकि जहां पे ज्यादा मोल्स रिएक्ट करे वहां पर डेल्टा टी भी हायर आया ना. अरे ये कैपिटल एम मोलारिटी है ना सार्थक, क्या कर रहे हो तुम, भूल गए, मोल कंसेप्ट ही भूल गए. मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम. क्या चीज, वाई व्हाट, वाई सी रिमेन्स सेम. इनके केस में 72 में देखो ना आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वही है ना, 50 ml ही है ना सबके केस में. दैट इज द की कंट्रीब्यूटर ऑफ हीट कैपेसिटी. मतलब जो कंपोनेंट्स हैं उनके मोल्स वगैरह ठीक है, वो थोड़े बहुत अलग अलग हैं, बट इट इज द सोल्यूशन, लाइक दैट इज द मेन कंट्रीब्यूटर इन हीट कैपेसिटी. ठीक है, बाकी तो ठीक है. एक्चुअली अब ऐसा करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एटमाइजेशन और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करता हूँ. आज का क्लास यहीं पे रोक लेते हैं. इसके साथ एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग ट्राई करना. एंड अब तो खैर मेजर टेस्ट आ रहा है आप लोगों का, तो आई होप आप लोग अपने रिविजन्स अच्छे से कर रहे हो. क्या कह रहे हो गौरव, वो जो फोल्डर शेयर किया था जिसमें केम के सारे चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, डू यू हैव समथिंग फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स आल्सो? यार आई डोंट थिंक सो, मेरे पास मतलब हो भी सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, मेरे को देखने पड़ेंगे वो लेवल वाले असाइनमेंट्स वाले जो हैं, बट मोस्ट लाइकली वो एक ऐसे लैपटॉप में है जो अब चलता नहीं है. तो आई थिंक वो गॉन केस ही है. मैं देखता हूँ अगर वो लैपटॉप एक्सेस हो पाता है तो. हाँ हाँ, मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, टेक केयर, गुड नाइट गाइस.